डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कुलदीप शर्मा, लेक्चरर ज्योग्राफी आपका हर घर पाठशाला के आज के अंक में स्वागत करता हूं। आपका जो चैप्टर अभी चल रहा है उसका नाम है जलवायु। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। इसी चैप्टर के अंतर्गत जो सब टॉपिक्स आज हम करने जा रहे हैं वो इस तरह से हैं: दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु, अरब सागर की मानसून पवनें, बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें तथा मानसून वर्षा की विशेषताएं। वर्षा ऋतु मई महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेज़ी से बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं। जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं, वायु इसका जो सर्कुलेशन बनता है इससे भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री जलधाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में अपने साथ जल या आर्द्रता लाती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसी कारण इन्हें हम दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ जाती है। ज्यों ही ये पवनें स्थल पर पहुंचती हैं, उच्चावच और उत्तरी पश्चिमी भारत का स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिण पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं। भारतीय भूखंड पर ये मानसून पवनें 2 शाखाओं से पहुंचती हैं। पहली है अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो इसमें हम पहले बात करेंगे अरब सागर की मानसून पवनों के बारे में। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ती हैं। इनकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से लेकर 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र ही वर्षा हो पाती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। कोझिकोड, मंगलौर, पुणे और बंगलौर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें अंतर बहुत है। दूसरी जो इसकी अरब सागर की शाखा की जो सब ब्रांच है, इसमें सागर से उठने वाली मानसून की शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती हैं। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। तीसरी इसकी सब ब्रांच सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय और कच्छ से टकराती है। वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है, क्योंकि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो उसी दिशा में स्थित हैं जो कि इनकी दिशा होती है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं
एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों की दूसरी जो प्रमुख शाखा है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती हैं, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती हैं। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभावाधीन दो भागों में बंट जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश करती है। यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मौसिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान बनता है। यहाँ यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी हैं। तमिलनाडु तट जो है वो बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पर पड़ता है, जैसे कि एरो के द्वारा मानचित्र के ऊपर भी दिखाया गया है। और दूसरा कारक है कि यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अरब सागर वाली शाखा है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं उनसे जब पवनें नीचे उतरती हैं तो वो शुष्क हो जाती हैं, अतः इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती। इस मानचित्र में भारत में जून से लेकर सितंबर तक की वर्षा का वितरण दर्शाया गया है और इस मानचित्र को देखने पर ये साफ प्रतीत होता है कि पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ढलानें हैं उनके ऊपर अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी जो घाट हैं उनकी पूर्वी ढलानों की तरफ को वर्षा में कमी आती है, जो पूर्व की तरफ को कम होती चलती है। इसी तरह से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी भारत के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें कि आपको पहले भी बताया कि मेघालय में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों के बीच में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी ज़्यादा वर्षा इस दौरान प्राप्त होती है। गंगा के मैदान में यदि हम देखें तो पूर्व से पश्चिम की तरफ को यदि हम चलें तो इसमें वर्षा की मात्रा में धीरे धीरे कमी आने लगती है। राजस्थान, आप दूसरा क्षेत्र देखते हैं इसमें कि राजस्थान और लद्दाख क्षेत्र में वर्षा नहीं है। इसके अलग अलग कारण हैं। राजस्थान में वर्षा ना होने का कारण यहाँ पर कोई भी पर्वत इस तरह से स्थापित नहीं है जो कि अरब सागर से आने वाली मानसून पवनों की शाखा को रोक पाए, इसलिए वो पवनें सीधी आगे निकल जाती हैं और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में वर्षा करती हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर का उत्तरी पूर्वी भाग जो है वो भी वर्षा विहीन रह जाता है, क्योंकि इससे पहले जो पहाड़ियाँ हैं वो उन पवनों को रोक देती हैं और यह भी एक वृष्टि छाया क्षेत्र की श्रेणी में आता है। अब हम भारतीय मानसून वर्षा की विशेषताओं की बात करेंगे, जिनको हम प्रमुख हेडिंग्स के अंतर्गत करेंगे, जैसे कि मौसमी वर्षा, भू आकृतियों द्वारा नियंत्रित, समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी, बीच में सूखे अंतराल, मूसलाधार वर्षा और उसके कारण होने वाला अत्यधिक मृदा अपरदन, स्थानीय वितरण में असमानता तथा वर्षा की अनिश्चितता। इसमें पहला पॉइंट है मौसमी वर्षा। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा जो है वो मौसमी है, जिसका अधिकतर भाग जो है हमें जून से लेकर सितंबर के दौरान ही प्राप्त हो जाता है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि जो मानसूनी वर्षा है ये भू आकृतियों द्वारा नियंत्रित होती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की
जो विंडवार्ड साइड्स हैं या पवनाभिमुखी ढाल हैं उनके ऊपर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और जो इसके लीवार्ड साइड है उसमें वर्षा की मात्रा में भारी कमी आती है। इसी प्रकार उत्तरी पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहाँ की पहाड़ियाँ और पूर्वी हिमालय जो हैं वो जिम्मेदार हैं। मानसूनी वर्षा जो है वो अधिकतर पर्वतकृत वर्षा या ओरोग्राफिक रेन की श्रेणी में आती है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में कोलकाता में 120 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 75 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इससे यह हमें प्रतीत होता है कि जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है उसके साथ साथ ही मैदानी क्षेत्रों में खास तौर पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। अगला पॉइंट है सूखे अंतराल। किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं जिन्हें कि विच्छेद या विभंग कहा जाता है। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक वितरण को निर्धारित करते हैं। अर्थात कभी वर्षा बहुत अधिक हो जाती है और कभी बीच में सूखे अंतराल भी पड़ जाते हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है जिससे बहुत सा पानी बेकार में बहकर चला जाता है और इससे भारी मिट्टी का अपरदन भी होता है और कई क्षेत्रों में इससे बाढ़ें भी आती हैं। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में प्राप्त होता है। मानसून वर्षा का स्थानीय वितरण भी असमान है। कई क्षेत्रों में 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा ही प्राप्त हो पाती है तथा कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हमें इस मौसम में प्राप्त हो जाती है। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है तथा कई बार जो मानसूनी वर्षा है वो अपने समय से पहले आ जाती है। कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है। इससे खड़ी फसलों को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ में शीतकालीन फसलों को बोने में भी हमें कठिनाई आती है। इन सभी विशेषताओं के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में मानसून पवनों का बहुत अधिक महत्व है। हमारी कृषि की जो सफलता है वो आमतौर पर मानसून पवनों पर ही निर्भर करती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्र में बारानी कृषि की जाती है। यदि हम सिंचाई की बात करें तो मानसून वर्षा जल को तालाबों और बड़े बड़े नदी बांधों में एकत्रित करके फसलों की सिंचाई के लिए पूरा साल प्रयोग किया जाता है। पशुपालन की यदि बात करें तो इसमें वर्षा से पृथ्वी पर घास उग जाती है जो पशुओं के लिए चारे के रूप में उपयोगी होती है। वर्षा ऋतु में चारे की फसलों की खेती भी की जाती है। भारत के जो फसलों के सीजन हैं या उनकी बुआई और कटाई का समय है वो भी मानसून के ऊपर ही निर्भर करता है। नदियों पर बांध बनाकर पानी के भंडार एकत्रित किए जाते हैं। इनसे सिंचाई के लिए नहरें निकालने के अतिरिक्त यहाँ पर जल विद्युत गृह भी स्थापित किए जाते हैं और उनसे जल विद्युत भी हमें प्राप्त होती है। उद्योगों के लिए भी हमें कच्चा माल अप्रत्यक्ष रूप से मानसून के द्वारा ही प्राप्त होता है। मानसून वर्षा से खाद्यान्न फसलें ही नहीं बल्कि औद्योगिक फसलों पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, चीनी, रबड़, इस तरह की जो फसलें हैं वो हमें उन प्रत्यक्ष रूप से वो मानसून से प्रभावित होती हैं। आपके चैप्टर नंबर 4 जलवायु से आज हमने जो सब टॉपिक किए उनमें दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु और इसकी जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें हैं इनकी 2 शाखाएं
अरब सागर की मानसून पवनें और बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें तथा हमने मानसून वर्षा की विशेषताओं के ऊपर आज बात की। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।